हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज हमारा इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रण माध्यम और तकनीक की। हम जब ड्राइंग बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उसमें जो मीडियम हम यूज़ करते हैं और जिस टेक्निक में हम उसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, जो माध्यम होता है वो आकृति निर्माण की जो सामग्री या पद्धति होती है वो माध्यम कहलाता है, और जो तकनीक यानी चित्र निर्माण की जो विधि, हम उसे किस विधि से, उसे किस टेक्निक से बना रहे हैं, वो तकनीक कहलाती है। अब जो ये सबसे पहला है, हमारा पहले नंबर पर है जल रंग यानी वाटर कलर। देख, सबसे पहले है कि वाटर कलर जो है वो कागज पर किया जाता है, ठीक है। और कागज कैसा होता है? कागज हाथ से बना हुआ होता है, वो इसके लिए बेस्ट कागज रहता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब कागज होता है उस पर चित्रण करने से पहले कागज को गीला करके किनारों पर गोंद व टेप द्वारा बोर्ड की सतह पर उसे चिपकाते हैं। उसके बाद फिर उसमें रंग लगाते हैं, तो फिर उस पर रंग लगा दिया जाता है। जल रंगों को पानी में बिल्कुल घोलकर उसके बाद उसको प्रयोग में लिया जाता है, जिससे कि जो रंग होते हैं उनमें पारदर्शी प्रभाव, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो बनी रहती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि जल रंग में कार्य करते समय जो ब्रश है उसको पानी में कितनी बार डुबोना चाहिए, तो वो होता है आवश्यकता अनुसार। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सफ़ेद काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो जल रंग होता है उसमें सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए तुलिका, जो हमारी ब्रश रहती है तुलिका, वो कौन सी बेस्ट रहती है? वो है सेबल के बालों की तुलिका, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा सेकंड नंबर वो है टेम्परा। टेम्परा है कि अपारदर्शी रंगों का प्रयोग। जल रंग में ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शी, लेकिन जो टेम्परा है वो अपारदर्शी, इसमें रंगतों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है टेम्परा की? तो वो है इसका पायस। अब जो पायस है वो किससे तैयार किया जाता है? तो जो पायस है उसमें गोंद, सरेस, अंडे की जर्दी, शहद, मोम, दूध, इन्हें रंगों में मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ठीक है। उसके बाद जो पायस मिले रंग है उनको सूखी दीवार या कागज पर रेखांकन के बाद तुलिका की सहायता से लगाते हैं। जो पहले जो हमारे पायस हैं ये सारे, इनको रंग में मिला दिया जाता है। उसके बाद किसी भी सूखी दीवार या कागज पर पहले रेखांकन करते हैं, उसके बाद इन्हें ब्रश की सहायता से लगाते हैं, और सूखने पर चमकदार इनमें जो झिल्ली है वो एक बन जाती है, ठीक है। और चित्रों में अपारदर्शिता रहती है, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। इसकी दो विधि हैं, मतलब इसको जब बनाते हैं तो इसकी दो विधि हैं। एक तो ये वाली कि रेखांकन के बाद इसे जो दीवार है या कागज पर हम लगाते हैं। उसके बाद होता है कि गोंद का पायस मिलाकर इसे तैयार करते हैं। रंग में हम गोंद का पायस मिलाते हैं, और चित्र धरातल, वो धरातल कोई भी हो सकता है, जैसे दीवार, लकड़ी, कागज, किसी पर भी, उस पर हमारा जो लेप है वो हम लगा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो हमने कलर लगाया है उसी के ऊपर जब वो सूख जाए तो उसी के ऊपर दूसरे रंग को लगाकर नवीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब हमने कलर लगाया उसी के ऊपर हम एक और, जब वो सूख जाएगा उसके ऊपर रंग की एक और परत लगा देंगे दूसरे रंग की, जिससे कि एक अलग ही इफेक्ट उसमें आता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो रंग होते हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, अपारदर्शिता रहती है, और इसे तैयार करने में जो है वो खड़िया पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंडे में से जो जर्दी वाला सफ़ेद भाग होता है उसमें सावधानी पूर्वक वो सफ़ेद वाला भाग अलग कर लिया जाता है, फिर उसे पाउडर में मिलाकर एक पेस्ट बना लिया जाता है, और उसे सूखी दीवार या कागज पर रेखांकन करने के बाद तुलिका की सहायता से, ब्रश की सहायता से उसे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो कई चीज़ें जो है वो पायस के रूप में जो उसमें मिलाते हैं कलर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, वो है वॉश चित्र तकनीक बंगाल स्कूल की देन है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से रट लीजिए कि जो वॉश चित्र है वो किस स्कूल की देन है, किस शैली की देन है, तो वो है बंगाल स्कूल की। और इनके जो संवाहक है वो जल है, ठीक है। संवाहक किसका?
जल रहता है। उसके बाद कागज, किस कागज का प्रयोग किया जाता है, तो वो है अंग्रेजी व्हाइटमैन स्वेट कॉटेज पेपर। इन दोनों जो पेपर हैं उनका इसमें वॉश जो टेक्निक है उसमें प्रयोग किया जाता है। अब इसकी विधि क्या है, तो वो है कि सबसे पहले चित्र की आकृतियों को लाल रंग की रेखाओं से अंकित करके, ठीक है, सबसे पहले जो हमें चित्र बनाने हैं उसकी जो आउटलाइन है उसको लाल रंग की रेखाओं से बनाते हैं। फिर चित्र को पानी में भिगोकर समतल पट पर सुखाकर सीमा रेखाओं को स्थायी कर लेते हैं। यानी हमने जो रेखा बनाई थी उनको पानी में हम भिगो देते हैं और किसी प्लेन जगह पर, प्लेन सरफेस पर उसे सुखा देते हैं, जिससे कि जो रेखाएं हैं, जो आउटलाइन है वो फिक्स हो जाती हैं। फिर सभी भागों में रंग भरकर कागज को पुनः पानी में भिगोया जाता है। अब हमें जो कलर चाहिए वो सूखने के बाद फिर हम उनमें कलर, जो हमने आउटलाइंस बनाई हैं उनमें हम कलर भर देते हैं और फिर से उसे पानी में भिगोया जाता है, और जिससे कि वो जो रंग है वो फिक्स हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। देखिए वॉश तकनीक में क्या होता है कि चित्र में जो है वो धूमिल प्रभाव आ जाता है और चित्र की आकृतियों को उभारने के लिए कत्थई या किसी भी अन्य रंग से उभार दिया जाता है, जिससे कि वो थोड़ी सी उभर कर आती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल कलर की, यानी तेल रंग। तेल रंग ये एक स्थायी माध्यम है, यानी फिक्स माध्यम है। उसके बाद है इसका धरातल, कि इस हमें किस किस धरातल पर हम इसे बना सकते हैं, तो वो है कैनवास। कैनवास इसके लिए बेस्ट है। उसके बाद कागज, हार्डबोर्ड, कास्ट, फलक, जो भी हैं बाकी। उसके बाद है तुलिका। इसके लिए कौन सी ब्रश बेस्ट है, तो वो है सफ़ेद बालों वाली तुलिका या फ्लैट ब्रश जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसमें प्रयोग किया जाता है अलसी का तेल, तारपीन का, और तारपीन का जो तेल होता है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। और वार्निश का प्रयोग चित्र सूखने के बाद इसे कर सकते हैं। इससे रंग में जो है चमक आ जाती है। जब हम वार्निश करते हैं तो जो हमारा चित्र होता है, जो रंग उसमें है उसमें उनमें एक चमक आ जाती है। अब जो इनका बेस्ट धरातल है या जिस पे हम इसको सबसे अच्छा ये रिजल्ट देता है, तो वो है कैनवास। कैनवास क्या होता है, तो कैनवास एक अच्छे मजबूत धागों द्वारा बुनकर तैयार किया गया एक श्रेष्ठ कपड़ा होता है, ठीक है। उसे कैनवास को लकड़ी के फ्रेम में खींचकर कील से तान दिया जाता है और उसके ऊपर फिर चित्रण किया जाता है। और ये जो ऑयल कलर है इसमें जो फ्लैट ब्रश होती है उसके साथ साथ जो सफ़ेद बालों वाली चपटी ब्रश होती है उसके साथ साथ गोल ब्रश का भी इसमें बारीक काम के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर पे एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक, इनका जो विकास है एक्रेलिक कलर का, उसका विकास 1950 के बाद लगभग हुआ था। और इनकी विशेषता है कि जल रंग की तरह पतले वॉश के रूप में और तेल रंग की तरह मोटे मोटे घातों में काम कर सकते हैं। मतलब यूँ कहें कि एक्रेलिक जो है वो जल रंग और तेल रंग इन दोनों का एक मिश्रित रूप है। यानी हम इसे जल रंग की तरह भी यूज़ ले सकते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, और दूसरा हमें इसे तेल रंग की तरह भी उपयोग में ले सकते हैं जो कि अपारदर्शी होते हैं, जो ओपेक कलर होते हैं, अपारदर्शी। उसके बाद है कि इनमें जो एक्रेलिक कलर है उनमें पीलापन नहीं आता और ना ही वो चटकते हैं, ये इनकी विशेषता है। पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों ढंग से ये प्रयुक्त होते हैं और चमक लाने के लिए इन चित्रों में चमक लाने के लिए ग्लॉस मीडियम और चमक रहित व पारदर्शी प्रभाव के लिए मैट मीडियम का इनमें प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेस्टल कलर। तो इनकी विशेषता है धूमिल प्रभाव और चित्रण के साथ साथ इनका रेखांकन में भी प्रयोग किया जाता है। ये रेखांकन में भी प्रयुक्त होते हैं। इनमें जो है रंग के पाउडर में गोंद मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के ये मिलते हैं, तो वो मिलते हैं साधारण, सूखे और ऑयल, इन तीनों फॉर्म में ये मिलते हैं। जो ऑयल पेस्टल है उसमें रंग पाउडर में हाइड्रोकार्बन मोम व पशु की वसा का जो है मिश्रण किया जाता है। ये ऑयल कलर में ये मिलाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक वर्ण है उसके ऊपर दूसरे की रंगत लगाकर या दूसरा रंग लगाकर उसे उंगली से रंगों को घिसकर भी इसमें एक नया इफेक्ट देते हैं। उसके बाद है जल रंग व एक्रेलिक रंग को भी मिलाकर यूज में लिया जाता है। तारपीन का तेल या स्प्रिट के रंगों के ऊपर तारपीन का तेल या फिर स्प्रिट जो है वो रंगों के ऊपर लगाया जाता है।
अब इसमें जो तेल पेस्टल है वो साधारण पेस्टल की अपेक्षा जो है वो स्थायी होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। और इनका जो स्थायीकरण होता है, इनको फिक्स करने के लिए बाजार में कई तरह के फिक्सेटिव भी मिलते हैं, यानी जिससे कि ऐसी चीज़ें जिनसे कि जो चित्र हैं वो हमारे फिक्स हो जाते हैं, जिनमें जैसे कि लाख, सुंदरस आदि। और इनको जो है अल्कोहल में मिलाकर तैयार किया जाता है, और ये जो घोल बनाया जाता है जैसे लाख, सुंदरस है, इनको अल्कोहल में मिलाकर जो घोल तैयार किया जाता है उसको फिर चित्र पर बहा दिया जाता है या उनको चित्र पर डाल दिया जाता है, जिससे कि जो चित्र हैं हमारे, जो ड्राइंग हमने बनाई है वो फिक्स हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कोलाज 7 नंबर पे। तो प्रत्यक्ष वस्तुओं को धरातल पर चिपका कर बनाई गई आकृति कोलाज कहती है, ये आप सबको पता होगा। और कोलाज का जो प्रयोग है वो कब हुआ था? सबसे पहले वो हुआ था घनवाद में। अब इसमें कैसे आकृतियां बनाई जाती हैं? तो कुछ भी जो वस्तुएं हैं जो हम उपयोग करते हैं उन्हें किसी भी धरातल पर चिपकाकर उनसे जो है एक आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, कागज, कतरन, रस्सी, पिन, रेत, उन पे कुछ भी जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, आप किसी भी चीज़ से कोलाज बना सकते हैं। अब उनको चिपकाकर ऊपर से एक सांकेतिक रेखा व रंगों की सहायता से चित्र रचना इसमें बनाई जाती है। अब पूछा जाता है कि जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो काबू हुआ था, तो वो हुआ था घनवाद में। और किसने किया था? पिकासो ने। नेक्स्ट बात करते हैं 8 म्यूरल या भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण जो नाम से ही पता चलता है कि जो दीवार पर चित्रकारी की जाती है वो भित्ति चित्रण कहलाती है। इनमें किन किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है खनिज। और खनिज रंग कौन कौन से? जैसे गेरू, खड़िया, रामरज, हिरमिच, काजल या लाजवर्द, इनका इसमें जो भित्ति चित्रण है उसमें प्रयोग किया जाता है। अब जो पद्धति हैं, भित्ति चित्रण की पद्धति हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो 2 प्रकार की पद्धति हैं। एक तो है आला गीला पद्धति और दूसरी है आला गीला पद्धति, और दूसरी है इसमें सूखी भित्ति। ये देखिए सूखी भित्ति। अब पहले बात करते हैं आला गीला, यानी कि जो ताज़ा प्लास्टर की गई भित्ति होती है, जिस पर कि अभी अभी प्लास्टर हुआ है, वो थोड़ी सी नम रहती है, उस पर जो चित्रण कार्य किया जाता है, उस पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे आला गीला पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति में भी 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे एक तो है इतावली और दूसरा है जयपुरी। तो इतावली में क्या होता है कि जो गीले चूने में 2 भाग बालू मिलाकर दीवार पर प्लास्टर चढ़ाते हैं और उस पर फिर चित्रण किया जाता है। और जयपुर में भी जो प्रोसेस है वो सेम है, और इसे क्या कहते हैं? आयरश या मोराकसी पद्धति। ये लाइन आप याद रखिएगा। इस प्रकार जो चित्रण किया जाता है उसे आयरस या मोराकसी पद्धति कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सूखी भित्ति की। तो भित्ति तैयार करके उसे सूखने के बाद इसमें चित्रण किया जाता है। इसमें जो है वो ताज़ा प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है, और इसमें जब चित्र पूरी तरह जो प्लास्टर है वो सूख जाता है उसके बाद इसमें चित्रण किया जाता है। उसके बाद है म्यूरल की बात करते हैं। तो जो म्यूरल है वो मिस्र तथा पुनर्जागरण काल के जो यूरोपीय कलाकारों ने इसे परंपरागत स्थान पर किसी माध्यम से चित्रण किया था दीवार पर, भित्ति पर, और उसे म्यूरल का नाम दिया गया। ठीक है। और इसमें जो है वो लकड़ी, सीमेंट, एक्रेलिक, स्टील, फाइबर, ग्लास, टेराकोटा, इन सब का इसमें प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं। ठीक है। जो प्रोसेस सेम है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मणिकुट्टिम। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर पे है मणिकुट्टिम, जो 5वीं 6वीं शताब्दी है कि ईसाई कला में ये जो मणिकुट्टिम कला है वो उसका प्रभाव दिखा था। प्रारंभ में इनमें जो है जब ये स्टार्ट हुआ था तब भवनों के फर्श, फव्वारों पर इनका जो कार्य है मणिकुट्टिम का वो किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में भित्ति चित्रों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कि चर्च, समाधि गृह, मेहराब, इन सब में भी आजकल इसका प्रयोग किया जाने लगा है। इसकी जो विधि है,
अब जो मणिकुट्टिम है वो किस विधि से तैयार किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो रंगीन कांच के चौकोर टुकड़े हैं उसे प्लास्टर की हुई दीवार पर चिपका देते हैं, और जो कांच के टुकड़े हैं वो सूखने के बाद दीवार में एकदम जम जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और ये जो कांच के चौकोर टुकड़े हैं ये सुनहरे, लाल, नीले और हरे रंग के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों की जो कला है वो कौन सी है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो मणिकुट्टिम है, या फिर ये पूछ लेंगे कि मणिकुट्टिम कैसी कला है, तो वो है रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों की कला। नेक्स्ट बात करते हैं छापा चित्रण। 1950 में जब गुटेनबर्ग ने छापा मशीन का आविष्कार किया था, और जो 14वीं सदी है उसमें यूरोपीय कलाकार थे ड्यूरर, उन्होंने छापा चित्रण को कलाकृतियों के रूप में प्रयोग है वो प्रारंभ किया था। अब इनकी जो विधियां हैं छापा चित्रण की वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीफ प्रिंटिंग के बारे में। तो जो छापा चित्रण की ये सबसे पुरानी विधि है रिलीफ प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस क्षेत्र को छापा के लिए नहीं चाहिए, हमें जो जिस क्षेत्र की हमें छाप नहीं चाहिए उसे टूल्स की सहायता से निकाल देते हैं, और जो उभरा हुआ भाग है उस पर रोलर की सहायता से स्याही लगाकर उस ब्लॉक या प्लेट का प्रिंटिंग मशीन से दबाव देकर छाप ले लिया जाता है। अब इसके तकनीक कौन कौन सी हैं, ये तो वो हैं लिनोकट, वुडकट, यानी इसमें ये कार्य किया जाता है। उसके लिए लिनोकट जो है वो सादा लिनोनियम जो शीट होती है उस पर किया जाता है, और वुडकट वो प्लैंक वुड जो होती है उस पर ये बेस्ट होता है। उसके बाद इसकी जो सेकंड नंबर पे है वो है इंटेग्लेलियो। ये जो इंटेग्लेलियो है वो इतावली भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ है वो होता है इनग्रेव करना या खोदना या काटना। इसमें धातु की प्लेट पर रेखांकन व टोन्स को उत्कीर्ण किया जाता है, यानी खोदा जाता है। अब इसकी जो विधि है, जो प्रोसेस है वो क्या है, प्लेट में स्याही लगाकर उसे साफ कर दिया जाता है, और उस स्याही प्लेट में कटे स्थान पर भर दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले कि उनके जो चित्र हमने बनाया उसकी आउटलाइन बनाकर उसे उत्कीर्ण किया जाता है, और फिर उसे स्याही लगाकर साफ कर दिया जाता है, और स्याही जो है वो कटे हुआ जो स्थान होता है उनमें भर दी जाती है। अब नम कागज को प्लेट पर रखकर, नम जो कागज होता है उसे प्लेट पर रखकर एचिंग प्रेस के रोलर से दाब देकर छाप निकाल लिया जाता है। अब इसमें इसके जो इंटेग्लेलियो पद्धति है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो वो है मेजोटिंट, ड्राई पॉइंट, एचिंग या एक्वाटिंट। और हमारी जो आज की छापा चित्रण की थर्ड टेक्निक है वो है स्क्रीन छपाई। इसका जो स्क्रीन छपाई है उसका जो उपयोग है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए, जो व्यापार के लिए जो कार्य होते हैं उनके लिए किया जाता है। पहले इसमें डिजाइन तैयार की जाती है, उसके बाद जो पॉजिटिव डिजाइन को प्रकाश संवेदनशील लगी फिल्म वाली स्क्रीन को सूर्य की किरणें या हेलोजन लाइट से एक्सपोज करते हैं। ठीक है, फिर स्क्रीन को सादे पानी से धोया जाता है, उसके बाद सुखाकर पेपर टेप से डिजाइन की मास्किंग की जाती है, और फिर क्लैंप की सहायता से कांच लगी मेज पर स्क्रीन को कसते हैं। ठीक है, और कांच व स्क्रीन के बीच जिस पेपर पर छपाई करनी होती है उसे रखा जाता है। जब कांच की मेज होती है उस पर स्क्रीन को कस देते हैं। अब जो कांच की मेज है और स्क्रीन है इन दोनों के बीच में जिस पेपर पर हमें छपाई करनी हो तो उन दोनों को उसे रखा जाता है, और स्क्रीन की सतह पर स्याही या रंग लगाते हैं, और स्याही जो है वो डिजाइन के अनुरूप कागज पर लग जाती है। इसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों जैसे कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कपड़ों की छपाई इन सब में होता है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है मिश्रित माध्यम या मिक्स मीडिया। तो दो या दो से अधिक माध्यमों को मिश्रित कर नवीन रूप से अभिव्यक्त करना ही मिक्स मीडिया कहलाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि मिक्स मीडिया क्या है, तो इसमें आएगा कि दो या दो से अधिक माध्यमों को मिश्रित करना। ठीक है, ये ऑप्शन में आ सकता है, या फिर दो या दो से अधिक मिश्रण को चित्रण माध्यमों को मिश्रित करना क्या कहा जाता है, तो वो है मिक्स मीडिया। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि
इसमें जल रंग के साथ हम पोस्टर कलर यूज़ करते हैं, एक्रेलिक के साथ तेल रंग, पेस्टल कलर के साथ पोस्टर या तेल रंग। तो इस प्रकार जो दो दो कलर एक साथ यूज़ करते हैं उन्हें मिक्स मीडिया कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।